हाय एवरीवन, मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डाइसेस्ट एजुकेशन जयपुर। आज हम RSCT एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और RSCT एग्ज़ाम में पास होने के लिए जो 14 क्वेश्चन चाहिए कम से कम, उसमें से आज हम ये देखेंगे कि 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यकीन करिए, ओनली केवल एक्सेल से आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। MS एक्सेल जो आपके कोर्स में होता है, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम के अंदर आपके आते हैं और आप इसके अंदर इसको थोड़ा सा समझ के और आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम जो 14 क्वेश्चन चाहिए होते हैं पास होने के लिए, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको केवल अकेले एक्सेल से मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल को कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे आप नोटेट करते भी जाइए कि जो अधिकतर मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, इनको हम सेल बोलते हैं। ठीक है। और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस है D4, इसका एड्रेस है D4। अगर मैं इसका एड्रेस मानूँ तो H7। अब सेल के एड्रेस के ऊपर भी कई क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कि पहला कॉलम, पहला पंक्ति, पहला कॉलम दिस वन और पहला रो दिस वन। इसका जो सेल होता है, पहला पहला सेल का नाम बताइए, क्या नाम होता है उसका? A1। A1 ये नाम आपको नेम बॉक्स में नजर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज ए नेम बॉक्स और दिस इज ए फॉर्मूला बार। तो किसी भी सेल का एड्रेस उसके नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है और वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला कि किसी प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। इसका एड्रेस कहाँ पे प्रदर्शित होता है? नेम बॉक्स में। और नेम बॉक्स कहाँ पर स्थित होता है? फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। ठीक है। किसी भी सेल का एड्रेस किसी भी सेल का एड्रेस को लिखने का सही तरीका क्या है? किसी भी सेल के एड्रेस को लिखने का सही तरीका क्या है? देखिए, जनरली आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहला ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास A1, बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 2A, है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा 2 और डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास AA। तो इनमें से कौन सा सही तरीका है? ये तो गलत है, ये भी गलत है, और इसमें रो का नाम पहले आ रहा है तो ये भी गलत है। तो हमारा सही एड्रेस क्या है? A1। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम का नाम पहले आ रहा है और फिर रो का नाम आएगा। ओके, A1 ऐसा सही नहीं है। ये तो हो गया इस तरह का। अगर आपसे ऐसे बोला जाए B1 से लेकर B10, तो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, B1 से लेकर B10, ये गलत है। B1 से लेकर कोमा लगा दिया आपने मान लो और B10, यह भी गलत है। और B1 से लेकर डैश B10, यह भी गलत है। तो सही क्या है? B1 से लेकर B10, मतलब यहाँ पे सेमी कॉलन आता है, सॉरी, कॉलन आता है जिसमें 2 बिंदु होते हैं। सेमी कॉलन में ऐसा होता है, जो कि गलत है। दिस इज राइट। तो अगर मैं बोलूँ B1 से लेकर B1, यहाँ पे रहा B1 से लेकर B10, ये पूरी सेल B1 से B10 सेलेक्ट हो जाएगा। तो केवल सेल के नामों के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, सेल के नाम में इतने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप यहाँ से समझ सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन कोई और देखते हैं अब चीजें कि क्या कर सकते हैं अपन। अब इनको मिटा देते हैं हम लोग पहले तो, और दूसरा चीज देखते हैं अब और क्या किया जा सकता है। तो सेल के नामों के ऊपर क्वेश्चन जो बन रहे थे वो सॉल्व हो गया मैटर। अब हम बात कर रहे हैं कि सेल होते क्या हैं। जहाँ पे कॉलम और रो मिलता है उसे हम सेल बोलते हैं। जहाँ पे कॉलम और सेल मिलता है उसे हम जहाँ पे कॉलम और जहाँ पे रो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। और कॉलम और रो मिलकर टेबल का निर्माण करते हैं। ये जो बनी है टेबल, वो पूरा एक टेबल बन जाएगी आपकी, ये टेबल बन जाती है।
तो मतलब सेल, और जो सेल होता है वो कॉलम और रो जहाँ पे मिलता है उसको सेल बोलते हैं, और कॉलम और रो मिलकर टेबल का निर्माण करते हैं। तो ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ बन गए। टेबल कैसे बनती है? कॉलम और रो से मिलकर बनती है। सेल कैसे बनता है? जहाँ पे कॉलम और रो मिलता है उसको सेल बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो केवल सेल के ऊपर, केवल नाम के ऊपर, केवल लिखने के तरीके ऊपर सेल का नाम क्या है उसमें इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और डेफिनेटली इसमें से भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक और चीज कि जो सेल में हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा डाइसेस्ट, तो जो सेल में लिखा गया है वो फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। दिस इज अ फॉर्मूला बार, यहाँ पे प्रदर्शित होता है। और सेल का नाम नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट कहाँ पे प्रदर्शित होता है, तो वो होता है नेम फॉर्मूला बार में। और सेल का जो एड्रेस है वो कहाँ प्रदर्शित होता है, वो होता है नेम बॉक्स में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन एक और तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे एडिट किया जा सकता है? तो पहला तरीका है कि आप F2 दबा दीजिए। तो मैं जैसे F2 दबाऊंगा कर्सर अंदर चला जाएगा। तो ये तो शॉर्टकट की भी मान सकते हैं कि सेल के अंदर एडिट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं उसका क्या नाम है, F2 है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है कि सेल में कर्सर को समायोजित करने की शॉर्टकट की बताइए। सेल में कर्सर को समायोजित करने की शॉर्टकट की बताइए। तो सेल में कर्सर को समायोजित मतलब अंदर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। तो हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये F2 से हो जाता है। दूसरा तरीका है दो बार क्लिक कर दो। ठीक है, या फिर तीसरा तरीका है कि फॉर्मूला बार में क्लिक करके आप यहाँ भी एडिट कर सकते हैं। तो तीन तरीकों से टेक्स्ट एडिट हो जाता है। कैसे? एक तो फॉर्मूला बार से, F2 से, और दो बार क्लिक करने से। सेल में लिखा हुआ अक्षर अगर बाहर निकल जाता है, अगर सेल में लिखा हुआ अक्षर बाहर निकल जाता है तो हम उसको दो तरीके से सेल में ही फिट कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप कर्सर इसकी चौड़ाई बढ़ा दो कॉलम की, और आराम से हो गया। दूसरा तरीका, हम चौड़ाई नहीं बनाना चाहते, हम तो इसको ऐसे ही फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है रैप टेस्ट। ये रैप टेस्ट ऑप्शन आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको वो अक्षर जो बाहर निकले हुए थे उसी सेल के अंदर रैप हो जाते हैं, मतलब बंध जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। एक और तरीका है जो अपन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर को चौड़ाई उड़ाई कॉलम की, तो कर्सर जो टेक्स्ट था वो वापस से अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ गया। अगर मैं चाहूँ कि बिना रैप टेस्ट का यूज करे कर सकता हूँ क्या, बोले हाँ कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप जो एजुकेशन आ रहा था, जैसे सपोज करते हैं, पहले अपन इसको छोटा कर लेते हैं, और ये जो एजुकेशन आ रहा था यहाँ पे आप अल्टर के साथ एंटर दबा दीजिए। किसके साथ? अल्टर के साथ एंटर। तो अल्टर के साथ एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर एक नई लाइन बन जाएगी, और कर्सर अंदर टेक्स्ट जो है वो नीचे की वाली लाइन में आ जाएगा। अब मैं इसको अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ाऊंगा तो देखेंगे आप ये अपने पुराने रूप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक नई लाइन क्रिएट कर ली है। इसी को दोबारा घुमा के दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो कैसे पूछा जाता है कि किसी भी सेल में नई लाइन बनाने की शॉर्टकट की बताइए। और नई लाइन बनाने की शॉर्टकट की है अल्टर प्लस एंटर। किसी भी सेल में अल्ट प्लस एंटर दबा दीजिए और वो आपका नया लाइन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि किसी सेल के अंदर जो टेक्स्ट बाहर निकल गया उसको आपको फिट करना है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो रैप टेस्ट से कर सकते हैं, और एक अल्ट प्लस एंटर सेल के अंदर नई लाइन बना के कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रैप टेस्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है मर्ज के ऊपर आधारित। मर्ज क्या बोलता है? मर्ज मतलब मिक्स करना। अगर आप कई सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? कई सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? तो आप सेलों को सेलेक्ट करो और यहाँ पे मर्ज दबा दो, तो ये मर्ज बन जाएगा। अब आप लिखोगे तो ये यहाँ पे एक ही खाना बन गया, एक ही सेल बन गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो रैप टेस्ट पे क्वेश्चन हो गया, मर्ज पे क्वेश्चन हो गया, अल्ट प्लस एंटर सेल के अंदर नई लाइन बनाना आ गया। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सेल के नामों के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बार के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम बॉक्स के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हम MS एक्सेल खोलते हैं तो उसमें कितनी शीट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 3 शीट मिलता है। आंसर क्या देंगे आप? 3 शीट मिलता है ऐसे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीटें मिलती है। हम चाहे तो नई शीट भी बना सकते हैं। शीट मतलब पेजेस मान लो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, इस शीट के अंदर नाम बदला जा सकता है। 2 बार क्लिक करेंगे और आप इसका नाम बदल सकते हैं डाइसेस्ट। इस नाम जो बदल रहे हो उसमें जो आप नाम लिख रहे हो उसका अक्षर अधिकतम 32 तक ले सकता है, मतलब 32 कैरेक्टर तक हो सकता है। अब इसी शीट के ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन, क्या कि अगर आपको नई शीट बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की बताइए। नया शीट बनाने का शॉर्टकट की बताइए। शिफ्ट के साथ F11। क्या दबाया है मैंने? शिफ्ट के साथ F11 और आपकी शॉर्टकट की बन के तैयार हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिफ्ट प्लस F11, मतलब नया शीट बनाने की। मैं नया वर्कबुक बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं नया शीट बनाने की बात कर रहा हूँ, मतलब नया पेज बनाने की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 एक और चाहिए तो, लेकिन ऊपर बुक 1 है, इसको चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जो आप सभी जानते हैं, Ctrl+N। नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। तो वो तो बुक, एक और करूंगा तो देखना बुक 3 आ जाएगा। यहाँ पे बुक 3 आ गया तो ये बन गया आपका। लेकिन हम तो शीट बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब पेजेस बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे आप बोलें कि आपके पास हिंदी की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है, आप एक साइंस की कॉपी बनाना चाहते हो तो Ctrl+N बनाओगे। बट अगर आप बोलो कि मेरे को इंग्लिश की कॉपी के अंदर पेज बढ़ाने हैं तो आप क्या करोगे? Shift+11 करोगे, जिससे अगर उस कॉपी में 10 पेज थे तो अब 11 पेज हो जाएंगे। आगे होगी बात समझ में? तो Ctrl+N प्लस Shift+N, Shift+11, ये सब क्या है? शॉर्टकट कीजिए जो अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आप नोट भी करते जाइए कि Ctrl+Enter से तो वर्कबुक बनता है एक्सेल का। ठीक है, नया वर्कबुक बन जाता है और Shift+11 में उस वर्कबुक के अंदर आपको नई शीट मिल जाती है। ओके, एक्सेल में जो वर्कबुक होता है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसको बुक 1 या वर्कबुक बोला जाता है। और एक्सेल का एक और नाम है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, ये भी इसका एक नाम है। तो जनरली ये हो गया कट कॉपी पेस्ट से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसके अंदर, वो MS वर्ड में आ जाते हैं। अपने जो इसका यूज किया जाता है वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से किया जाता है। अब हम और क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो और बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके कुछ 5 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले कौन से हैं? सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। ये आपके कोर्स के अंदर है और इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सम करने का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, जनरली क्या फॉर्मूला लिखा जाता है? बराबर का साइन, सम, जिस नंबरों को आप जोड़ना चाहते हो वो नंबर। मान लेते हैं कि मैं एक काम करते हैं, पहले हम नंबर तो लिखें। तो नंबर लिखेंगे तो हम क्या करते हैं? पहले हमने यहाँ पे लिखे 50, 60, 70 और अगेन 50। अब यहाँ पे इनका जोड़ लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से लगाइए। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। बराबर का साइन, SUM, सम, ब्रैकेट चालू, इन सबको सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद। अब इस फॉर्मूले को समझ लो, इसके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। वो आप 4 ABCD में सम के फॉर्मूले लिख के दे देंगे आपको, जिसमें बराबर का साइन लिखा रहेगा, सम लिखा रहेगा, ब्रैकेट D18 से D21। तो जो से वाला साइन है वो 2 कॉलन वाला, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे D21 तक का ये एकदम सही है। अगर कोई बोले कॉलन की जगह किसी ने सेमी कॉलन लगा दिया, है ना, किसी ने क्या करा सेमी कॉलन लगा दिया, तो वो मान्य नहीं है। ठीक है, वो अगर सेमी कॉलन लगा देता है तो वो मान्य नहीं है। तो मान्य क्या है हमारे पास कि अगर हम ऐसा करते हैं, कौन सा वाला एक बार देख लेते हैं अपन। ओके, ये काम नहीं करेगा तो अपन को इसको, मैं इसका बराबर का साइन हटा रहा हूँ क्योंकि ये काम कर जाएगा। अब आपको दिख जाएगा, बराबर का साइन मान के चलते हैं अपन कि वो बराबर का साइन लग रहा है। देखिए ऐसे, तो बराबर का साइन लगाने का वजह है कि आप फॉर्मूला चालू कर रहे हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। सम लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सम और D18 से लेके, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया D21 तो ये गलत है। अगर किसी ने सम बराबर का साइन नहीं लगाया, सम लिख दिया D18 से लेके D21, ये भी गलत है।
अगर किसी ने लिखा सम बराबर D18 और कुछ नहीं लिखा, कोमा लगा दिया एक और D21 कर दिया, ये भी गलत है। तो सही क्या है? बोले ये है। इसके आगे क्या लगाना है? बराबर का साइन। तो आप इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है ये वाला कि किस तरीके से लिखाता है। इसमें क्या होता है, D18 से D21 तक का हम सम करना चाहते हैं, और सम उसका जोड़ने का एक वो है, और बराबर का साइन हमेशा लगाया जाता है। इस बराबर के साइन पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि आप जब फॉर्मूला चालू करना चाहते हैं अगर एक्सेल में, तो कौन से सिंबल का यूज करोगे, बराबर का, डॉलर का, या फिर गुणा का, या भाग का? तो आप किसका करोगे? बराबर का साइन। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी है और इसके अंदर करना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हो गया, इसी तरीके से एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। आप देखोगे एवरेज, एवरेज की स्पेलिंग सभी को याद होगी, AVERAGE, और D18 से D21 तक उनका सम कर देगा। सिंपल। इसी तरीके से आपको अगर मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसका नंबर निकाल देगा, मिनिमम मतलब जो सबसे छोटा होगा उसका आंसर निकाल देगा। जैसे अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का सेलेक्ट किया, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा उसका आंसर निकाल देगा। 50 सबसे छोटा है, उसका आंसर निकाल देगा। अगर मैं को चेंज कर दूं, 25 कर दूं, तो 25 आंसर आ जाएगा सबसे छोटा। अगर मैं सबसे बड़ा करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और मैक्स कर दूंगा, तो मैं यहाँ से सबसे बड़ा नंबर निकाल लूंगा। तो सबसे बड़ा नंबर 70 है, वो आपको निकल जाएगा। अगर मैं काउंट निकालना चाहूँ, काउंट में क्या होगा, काउंट काउंट करा मैंने यहाँ से यहाँ तक का, कितने जने हैं ये, बोले बोले 6 जने, ये 6 काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिया। तो ये 5 6 फॉर्मूले जो आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम, अगर फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आता है, और उनमें क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको वो इजीली क्लियर हो जाएगा और आप उसके आंसर दे पाएंगे। एक दो क्वेश्चन और आप इसमें से नोट कर लो, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कर सकते हैं अपन लोग वहाँ पे, और वो क्वेश्चन आते रहते हैं मोस्टली। एक आता है मोड का, बराबर लिखा मोड। मोड क्या करता है, जैसे मोड लिखा आपने और बोला कि किसी संख्या का मॉडुलस चाहिए मेरे को, मतलब अगर आपने बोला कि D2, D3, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस मतलब अगर आप किसी संख्या में, जैसे 9 में 3 का भाग देते हो, 10 में 3 का भाग देते हो, सॉरी मिटाओ दोबारा से, दोबारा करो, 10 और 3, 10 में 3 का भाग देते हो तो 3 बार जाएगा, 9 गजा, और जो 1 बचेगा ना, दिस इज रिमाइंडर, और वो इसी का आंसर है। मोड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, जो बचता है ना भाग देने के बाद वो बच जाएगा। तो पहले वाली संख्या में D2 में D3 का भाग दिया जाता है। तो अगर जो इसमें जो ब्रैकेट लिखा रहेगा, ये इसके अंदर कोमा लगा के ये लिखा रहेगा A B, तो इसका मतलब क्या होगा, A तो यहाँ होगा और B यहाँ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोड का। अब एक और समझ लो, मोड के बाद में एक होता है लेन, बराबर लेन। लेन मतलब लेंथ निकाल देगा। अब आप D2 निकालोगे तो उसकी लेंथ निकालेगा, उसमें कितने अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे सपोज करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं और साइज बड़ा कर लेते हैं। ओके डन। यहाँ पे हमने लिखा डाइसेस्ट, डाइसेस्ट, डाइसेस्ट में अक्षर कितने, 6, कितने, 6। अब मैं इसको फॉर्मूले के द्वारा देखना चाहता हूँ, तो लेन लगाऊंगा, बराबर का साइन लगाऊंगा, LEN, लेन, ब्रैकेट चालू, और यहाँ पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर मारूंगा, 6 आ गया, देखो, दिस इज ए लेन। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको अपर केस में कर दूं, UPPER, अपर, अपर मतलब कैपिटल लेटर में कर देगा, तो इसको करा आपने और ये बंद करा, एंटर, ये कैपिटल में। अगर मैं बोलूं कि लोअर में कर दूं, तो LOWER, लोअर, ब्रैकेट चालू, और इसको मैंने सेलेक्ट करा और एंटर मारा, तो ये छोटे में आ गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप 3 फॉर्मूले, लेन का, लेन, अपर और लोअर, डेफिनेटली इन फॉर्मूलों के अलावा कुछ नहीं आएगा। एक फॉर्मूला और आएगा, ये तो खैर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं। एक फॉर्मूले की बात और करूंगा मैं, इफ की। अगर मैं बात करूं कि किसी का जो एज है वो है 18, किसी का एज है 18, और अगर मैंने बोला कि यहाँ एक फॉर्मूला लगाया कि आप ये बताओ अगर किसी का है ना 18 से ज्यादा एज है, तो वो वोटर लिस्ट को यस कर सकता है कि वोटिंग दे सकता है, और 18 से कम है तो वो वोटिंग नहीं दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, और बराबर का साइन लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे इफ, ब्रैकेट चालू, हम 18 पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे 18। अगर ये 18 से ज़्यादा है तो हम लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ लिख देंगे वोटिंग, वोटिंग यस, और यहाँ पे नो। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए कि इफ लगेगा
फिर कंडीशन लगेगी यहाँ पर, ये कंडीशन है, उसको सेपरेट करेगा कोमा, फिर ये कंडीशन है, उसको सेपरेट करेगा ये कोमा। तो तीन कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो आंसर आएगा यहाँ पे, और ये कंडीशन सत्य नहीं होती है तो आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको इफ के अंदर क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार दोबारा से लिखते हैं, इफ ब्रैकेट, अब काम नहीं करेगा तो अपन बराबर का साइन लगाते हैं दोबारा से, इफ ब्रैकेट दोबारा से अगेन 18 कोमा इन्वर्टेज कोमास, और यस कर देते हैं आपकी बात, और यहाँ पे कोमा इन्वर्टेज कोमास नो कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो ये लिखने का तरीका है, एंटर मारते हैं, दोबारा खोलते हैं और इस बराबर को हटा देते हैं। अभी आपको दिख रहा है, देखो इसको चेक करने का तरीका आपको ध्यान रख लीजिए। इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बातें वो बता रहा हूँ, वो मैं आपको। क्वेश्चन बराबर का साइन आएगा, इफ कंडीशन यहाँ से चालू हो जाएगा, ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, और ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। एक पार्ट हो गया इसका ये वाला, एक पार्ट हो गया इसका ये वाला, और एक पार्ट हो गया इसका ये वाला। जिनको कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, कोमा, ये कोमा। तो अगर मैं बात करूं इफ कंडीशन लगाने की, तो दोबारा से देखो, ब्रैकेट चालू, एक कंडीशन कोमा, एक कंडीशन दूसरा, और ये अगर ये कंडीशन सत्य हुई तो ये ट्रू वाला केस, और ये गलत हुई तो ये फॉल्स वाला केस। अगर ये कंडीशन सही है तो इसमें जाएगा, नहीं तो पास जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि मान लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी के मार्क्स आए मान लो 350, किसी के मार्क्स हैं 350, अगर किसी ने बोला कि अगर पासिंग मार्क्स जो है ना वो 200 है, कितने हैं पासिंग मार्क्स, 200 हैं, अगर किसी के 200 से नंबर हैं ज़्यादा तो पास है, नहीं तो फेल है। तो अपन कंडीशन चेक कराएंगे इफ, और इसका का जो भी होगा, मान लो D4 में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू लिखेंगे 250, 250 से ज़्यादा हुआ तो ये लिखा जाएगा पास और कोमा, और नहीं तो फेल, बस खत्म। तो जो मोटा मोटा ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, वो जो ध्यान देने वाली बात है वो समझाता हूँ, क्या क्या ध्यान देने वाली बात है आपको, कि ये इन्वर्टेज कोमास आपको आने चाहिए, ये जो लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर ये होना चाहिए, और ये बंद होना चाहिए। तो इसको वापस चालू कर लेते हैं अपन, बराबर का साइन लगा के, ये देखिए, ये ये यस वाली कंडीशन है, अगर हमारा कंडीशन सत्य होता है तो, ये कंडीशन सत्य होती है तो, और ये वाला कंडीशन हमारा गलत होता है तो, ये कंडीशन गलत होती है तो ये आंसर छापेगा। तो आंसर कुछ भी छपा सकता है, ये आप ध्यान रखना और इसको अच्छे से करना। ठीक है, 20 करूंगा तो यस आ जाएगा। तो इफ वाला कंडीशन ये काम करता है, और आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले थे जो आपको पूछे जाते हैं, और एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आप इसको डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने तब भी पढ़ लिया तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।